नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। किसानों के आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कृषि कानूनों पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला। किसानों ने प्रदेश को टोल फ्री भी करवाया, बीजेपी जेजेपी के नेताओं के गांव में एंट्री बंद की, नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया, किसान संसद भी लगाई और अब किसान अधिवेशन भी बुलाया, जिसमें आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई गई। सवाल यही है कि इस आंदोलन का समाधान कब निकलेगा? क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना तो अभी तक नए कृषि कानूनों की वापसी हुई और न ही किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली, जिसको लेकर किसानों में रोष बरकरार है। इस बीच किसानों ने सरकार को घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया और आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा ने अखिल भारतीय अधिवेशन बुलाया था। ये अधिवेशन 26 और 27 अगस्त 2 दिनों तक चला। इस अधिवेशन में कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को तेज किया गया। दूसरे दिन के अधिवेशन के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अधिवेशन में आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई गई। किसान नेताओं ने कहा कि अधिवेशन में 300 से ज्यादा जन संगठनों को एक साथ लाने में सफलता मिली। साथ ही 22 राज्यों से 3000 प्रतिनिधि अधिवेशन में पहुंचे और 100 से ज्यादा वक्ताओं ने अपने विचार रखे। किसान नेताओं ने बताया कि अधिवेशन के जरिए किसानों ने संदेश दिया है कि किसान किसी जाति या धर्म से नहीं है, किसान सिर्फ किसान ही है। किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। 5 सितंबर को मिशन यूपी उत्तराखंड करेंगे लॉन्च। मुजफ्फरनगर में करेंगे महापंचायत और महारैली। मोदी योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रचार। हर जिले में संयुक्त किसान मोर्चे की बनेगी इकाई। आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य। हरियाणा पंजाब की तरह यूपी के टोल प्लाजा भी कराएंगे फ्री। भारत बंद 25 तारीख को सितंबर में ऐलान किया है इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने। इस सम्मेलन में देश भर से किसानों के 3000 प्रतिनिधि, नौजवान संगठनों के, महिला संगठनों के, युवा संगठनों के, खेत मजदूर संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के और तमाम किसान संगठनों के लोग आए और उन्होंने ये सर्वसम्मत निर्णय लिया कि हम इसको लागू करेंगे। और साथ ही साथ यह भी आपके सामने रखा गया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली हम करेंगे और मिशन यूपी का वहां से ऐलान होगा। बता दें कि किसानों ने 2 दिनों के लिए अधिवेशन बुलाया था, जिसमें 5 सत्र आयोजित किए गए थे और कृषि कानूनों को वापस लेने और आंदोलन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई थी। किसानों का कहना है कि सरकार सिर्फ चर्चा की बात कहती है, लेकिन असल में चर्चा के लिए सामने ही नहीं आती। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसान नेता बातचीत के टेबल पर आए। जिद से कभी भी मसले हल नहीं होते, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हमारे से ज्यादा तो किसानों को कहना है, हमको इसमें क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना। किसान जो है, जो इस प्रकार के सोकाल उनके नेता हैं, जिस प्रकार की जिद पर अड़े बैठे हैं, वो जिद नहीं करनी चाहिए और बैठ करके नेगोशिएशन की टेबल पर आना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल कभी भी संवाद से चीजें हल होती हैं। आपने अगर संवाद छोड़ दिया और जिद पकड़ ली तो समस्या हल नहीं होती है। इसलिए हमारा फिर उनसे अपील यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर आकर के केंद्र में मंत्री हमारे सामने हैं, कि कृषि मंत्री हैं या उससे पहले जो भी लोग डायलॉग में लगे हुए थे, उनसे नहीं बात करने की, किसी और से भी करने की कोई ऑफर तो आए। कृषि कानूनों के मसले पर न किसान मानने को तैयार है और न ही सरकार सुनने को तैयार है। तो ऐसे में समाधान निकले तो निकले कैसे? अब 9 महीने पूरे होने पर किसानों ने अधिवेशन बुलाकर आंदोलन को तेज करने और सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई। तो वही सभी की नजरें किसान आंदोलन पर ही टिकी है और इंतजार है कि इस आंदोलन का अंत कब निकलेगा, जिसका जवाब या तो सिर्फ किसानों के पास है या फिर सरकार के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंदोलन की आग बढ़ गई है, लेकिन सरकार का राग अभी भी वही पुराना। क्या इस आंदोलन का कोई अंत होगा? कई महीने बीत गए, 10 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया। 10 महीने होने को आए, अब अगले 26 तारीख को 10 महीने होंगे किसान आंदोलन को, लेकिन उसके पहले से विरोध के स्वर चालू हो गए थे। जबकि नए तीनों कृषि कानून का रूप नहीं लिया था इन्होंने, तब से ये नाराजगी है। लेकिन इस नाराजगी का कोई अंत नहीं दिख रहा। क्या सरकार मानेगी किसानों की मांगे?
आइए जानने की एक बार फिर कोशिश करते हैं। पैनल बिठा लिया है हमने। योगेश कौशिक है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है कौशिक साहब। आजाद सिंह पवार है किसान नेता। आजाद सिंह, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी। प्रवीण साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। निकिता अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस। निकिता, बहुत स्वागत है एक बार फिर से। रजवन डहीनवाल है, प्रवक्ता इनेलो। रजवन जी, बहुत स्वागत है आप सभी को। नमस्कार। शुरुआत कर देते हैं आजाद सिंह पवार आपसे। किसानों की बात हो रही है तो आप ही बताइए, आप लोगों ने कहा है कि 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है, ठीक? उससे पहले 5 तारीख को महापंचायत महारैली करेंगे मुजफ्फरनगर में। देखो जी, बात ये है, अगले साल मार्च में लगभग मेरे ख्याल में चुनाव होंगे पंजाब या उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो 9 महीने तो सरकार को हो गए। अगस्त का महीना गया तो 4-5 महीने की बात है। अब किसान का मन में भी आए कि बैठे तो हैं ही भाई, अब क्या मुंह लेके जाए, घर जाए तो उनके लिए वैसे भी मतलब ये कि इतना निकल गया तो और निकलेगा। सरकार को मानना तो पड़ेगा ही, कितना मानने ये वक्त बताएगा। सरकार ना मानने ये हो नहीं सकता। कारण उत्तर प्रदेश और पंजाब को यदि खो दिया, उत्तर प्रदेश को खो दिया तो ये समझोगे उत्तर भारतवर्ष से बीजेपी चली गई। और ये तो अभी तक मतलब ये है कि वहां बंगाल में जैसे ममता जी अल्टरनेट थे, इसलिए मतलब ये है कि वहां पर इतनी बुरी गत हुई कि जो पार्लियामेंट में सीटें आई थी, इतनी सीटों पे भी असेंबली में नहीं जीत पाई बीजेपी। और जबकि क्लेम कर रहे थे हम सरकार बनाएंगे, उसको हराएंगे, तो निकालेंगे बंगाल से, ठीक है? हाँ। ये करेंगे। तो ये तो निश्चित है कि मतलब ये है कि किसान की बात माननी तो बीजेपी को पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, ये कहे कि इस तरह सेक्रीफाइस करने की हिम्मत हो कि भाई मतलब ये है कि हम तो सरकार राज छोड़ बेसंग चला जाए, तो फिर मतलब ये कि वो चले जाएगा। ऐसा कौन करता है आजाद सिंह जी? ठीक है, आपकी मांगे हैं, 10वां महीना चल रहा है, अभी तक मांगे पूरी हुई नहीं है। प्रवीण अत्रे साहब, क्या सरकार किसानों की मांगे मानेगी, उन किसानों की जो आंदोलनरत हैं? देखिए, ऐसा है नामिका जी, जिन मांगों को लेकर या यूं कहिए जिन आशंकाओं को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ, वो आशंकाएं तो वैसे ही निर्मूल साबित हो चुकी हैं अब तक। क्योंकि आशंका ये थी कि किसान की जमीन चली जाएगी, आशंका ये थी कि मंडी बंद हो जाएगी। जो आशंकाओं को लेके आंदोलन शुरू हुआ, वो आशंकाएं निर्मूल साबित हो चुकी हैं। मंडियां सुचारू रूप से चल रही है, किसान की जमीन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ है, एमएसपी लगातार बढ़ के मिल रही है, सरकार किसान का एक एक दाना हरियाणा में खरीद रही है, ये सब हमने देख लिया। अब विषय आ जाता है जो किसान नेता कह रहे थे। देखिए, एक बड़ा भ्रम पाल रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा स्पष्ट बार बार एक बात कही है कि अगर आपकी कोई आशंका जिसका आप निवारण चाहते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। लेकिन अगर के कानून वापस लो, कानून वापस नहीं होंगे, ये केंद्रीय कृषि मंत्री अपनी तरफ से बार बार कह चुके हैं। लेकिन आपकी कोई आशंका है, उसका निवारण के लिए सरकार तैयार है, ये भी बहुत बार बार दोहरा चुकी है। अब एक गलतफहमी कहां पाल रखी है कि साहब देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर हमने कमाल कर दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। राकेश टिकैत गए थे अपनी टीम को लेके, नंदीग्राम में प्रचार किया था, नंदीग्राम में ममता जी हार गई। 3 सीट से भारतीय जनता पार्टी 70 पे पहुंच गई। जो इनकी पेरेंटल पार्टी या जो इनको सपोर्ट कर रही है कांग्रेस और वामपंथी, वो 0 पे चले गए और ये कहते हैं देखिए जी हमने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। अब ये कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश और पंजाब, साहब आपका उद्देश्य ही पंजाब था, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि चुनाव के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे, तो आप चुनाव तक रुक जाइए, चुनाव देख लीजिए, चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। क्यों आपने भोले वाले लोगों को बरगला के सड़क पे बिठाया? जब आपका उद्देश्य चुनाव है, आपका उद्देश्य राजनीति है, तो आप चुनाव के टाइम पे लड़ लीजिए चुनाव। आपने कब गलत बात करी? एक तो बीच में रोकिए ना निकालिए। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बार बार ठीक है, हमारा कोई पॉलिटिकल ठीक है, केवल किसान इंटरेस्ट है। आपने कानून बना दिए, आपको सिर्फ ये कहा आप ये करिए। ठीक है, आजाद सिंह जी, हो गया काउंटर हो गया।
हाँ बोलिए ये बोलिए। कहते हैं कि हम पॉलिटिकल और पार्टी नहीं खोज जाता किसान यूनियन चुनाव लड़ती है, अगर ये चिल्लाएंगे तो आप बात नहीं पहुंच पाएगी। अरे भाई रुक जाइए ना, रुक जाइए। टाइम पे बोलिएगा। हाँ, बोलिए। आप कहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, भारतीय किसान यूनियन चुनाव लड़ती है। अभी पंचायत चुनाव लड़े हैं, मुजफ्फरनगर से इनका जिला प्रधान चुनाव हार गया, 5वें नंबर पे आया। आप तो चुनाव लड़ते हैं, राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं, क्या गलत है इसमें? कुछ गलत है क्या? शरेआम चुनाव लड़ने की इसमें बात कुछ कर रहे गलत है हैं। क्या सर? नहीं, हमने कब कहा गलत है? फिर? ये कहते हैं कि हम तो इसका जिक्र ही क्यों? इसका जिक्र ही क्यों? समाज नहीं हो जाता एक व्यक्ति इसका जिक्र ही क्यों सर? इसका जिक्र ही क्यों? अनामिका जी, जिक्र नहीं है कि हम कह रहे हैं झूठ मत बोलिए, ये प्रत्यक्ष है कि आप राजनीति कर रहे सर हैं। राकेश टिकैत चुनाव लड़ते हैं, चढ़ूनी चुनाव लड़ते हैं, ये जनाब चुनाव लड़ते हैं, तो सारे किसान थोड़ी ना बैठ गए नेता हो बनके। गया। अरे ये कौन सा तरीका है? अनामिका जी, हम वही कह रहे हैं कि झूठ ना बोलो कि हम राजनीति में, आप राजनीति का मानिए। 3-4 नाम गिना के आप सबको नहीं कह सकते ना सर कि सभी सियासी मतलब साधने के लिए बैठे हैं। अगर ऐसा होता तो तोमर साहब एक दौर की बातचीत नहीं करते, मानेंगे आप? अगर ऐसा होता, प्रवीण साहब सुनिए ना सर, अगर ऐसा होता कि ये सारे सियासी चेहरे होते और कोई पॉलिटिकल एजेंडा साध रहे होते तो तोमर साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं, 11 दौर की बातचीत क्या, 1 दौर की बातचीत नहीं करते। निकिता अरोड़ा, ठीक है, आज उनकी सब 3 लोग आ रहे हैं, रुक जाइए, आप अपनी बात का क्या नहीं कर सकते, दीजिए ऐसा नहीं कर सकते। दीजिए। देखिए, ऐसा है, देश की सरकार संविधान के अनुसार चलती है। संविधान का अगर देश का कोई भी नागरिक तो चलने दीजिए, फिर ये बात ही क्यों कह रहे हैं? यही तो मुद्दा है ना सर, यही तो मुद्दा है ना सर। क्या कुछ असंवैधानिक हो गया, कुछ आंदोलन हो गया तो कुछ असंवैधानिक हो गया क्या? आंदोलन करना है संविधानिक, हमने कब कहा? तो फिर आप इसको सियासी रंग में क्यों देख रहे हैं? हमने कब कहा गया संविधानिक? चलिए ठीक है, हो गई आपकी बात पूरी। निकिता अरोड़ा, निकिता अरोड़ा, इस किसान आंदोलन का क्या हल है? आप किसकी हठधर्मिता देख रहे हैं आप लोग? और क्या एक बार को कांग्रेस भी ये सोचती है कि अगर साथ में बैठकर इस पर अगर कहीं कोई नाराजगी है तो संशोधन के लिए भी अगर सरकार बात करती है तो किसानों को जाना चाहिए, या आप भी अभी पहले की ही तरह दोहरा रहे हैं आप लोग भी कि किसानों की मांग शब्दशः मान लेनी चाहिए? अनामिका जी, पहले बात बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए इस डिबेट में। 9 महीने हो चुके हैं अनामिका, ये कोई छोटी बात नहीं है। 9 महीने से हमारे किसान भाई बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांगे जो हैं वो बिल्कुल सही मांगे हैं। और दुख की बात ये है कि आज तक मतलब 600 के लगभग हमारे किसान भाई इस आंदोलन में जो शामिल हुए वो शहीद हो चुके हैं, बट एक भी शब्द हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना। कोई संवेदना किसी प्रकार की इस सरकार ने उन 600 किसान भाइयों के लिए नहीं प्रकट करी है। तो वहीं पे इनकी मंशा यहाँ पर क्लियर है कि ये अहंकार इनको थूक देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुमराह करने में बीजेपी के लोग बहुत ही सक्षम हैं, उसमें मैं डेफिनेटली इनकी बराबरी नहीं कर सकती। बट मैं आपको ये बात बता दूं, जो गुमराह जैसे कि जैसे कि अभी प्रवीण अत्रे जी अभी कह रहे थे कि अभी तक कोई जमीन छीनी गई क्या वगैरह वगैरह, आशंकाएं निर्मूल साबित हुई, ये कहा था। बिल्कुल, मैं उनसे एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और इन तीनों काले कानून को वहां पे अभी स्थगित किया हुआ है, स्टे लगा हुआ है। तो इसी वजह से आगे प्रतिक्रिया और जिस प्रकार की हमें जिस बात का डर है वो अभी तक नहीं हुआ है। बाकी अगर हम देखा जाए तो ये एक लोकतंत्र को बचाने की भी एक तरह से लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार इन बिलों को लेके आया गया बिना किसी कंसल्टेशन के, क्योंकि लोकतंत्र में यही असूल है कि कभी भी आप कोई कानून बनाते हैं तो आप सभी पार्टीज को, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ पहले सलाह मशवरा करते हैं, फिर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते हैं, फिर पारित करते हैं। ये पूरा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, छल से ये 3 काले कानून लाए गए। और आप देखिए कि जब किसान भाई ने ये चीज देखी कि बिल में, आप देखिए इनकी मंशा देखिए, ना तो एमएसपी गारंटी करी, आपने प्राइवेट प्लेयर्स को तो ले आए, एमएसपी गारंटी नहीं करी। दूसरी बात यह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ये है कि उन्होंने हमारे किसान भाइयों से वो राइट भी छीन लिया
कि अगर कोई किसी तरह का उनके साथ छल कपट होता है, ये बड़े कॉर्पोरेट्स उनके साथ छल कर जाते हैं, तो वो कोर्ट को भी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो आप देखिए, इनकी अगर मंशा सही में होती अनामिका, तो शुरू से ये पहल जो है वो सही तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से होती, बट ये नहीं हुआ। अब जब किसान भाई हमारे प्रोटेस्ट करने लगे, तो आपने देखा कि किस तरीके से पिछले 9 महीनों में प्रोपेगेंडा चलाए गए। आप कह रहे हैं कि कुछ लोकतांत्रिक नहीं है इसमें, प्रवीण अत्रे साहब कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, हो क्या रहा है? बिल्कुल, मैं आपको अनामिका सीधे तौर पे बता रही हूँ कि जितने भी आप बिल्स आप देखिए कि रिकॉर्ड इनका देखिए। आऊंगी सर, आऊंगी, 2 लोग और हैं, रुक जाइए। जो ऑर्डिनेंस के तहत ये लोग कितने बिल्स लेके आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी की जो ये एनडीए की सरकार ये है, 12% केवल जो हैं बिल्स जो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ गए भी हैं, सोचे। और यूपीए के समय में लगभग 70% बिल्स जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाते थे। क्या ये 3 काले कानून पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया? ये लोकतांत्रिक बात है, ये लोकतंत्र में ये चीज बेसिक है जो इन लोगों ने बिल्कुल फॉलो नहीं करी। बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। हर तरह के नाम अपशब्द इन लोगों ने इस्तेमाल किया है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो साफ तौर पे दिख रहा है कि इनकी मंशा है ही नहीं। आज तक उनकी जो ये है ना तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुनते हैं, ना ही मुख्यमंत्री सुनते हैं। आप मुझे बताइए अनामिका, आपके डिबेट में पिछले 9 महीने में कितनी बारी जेजेपी की कोई भी प्रवक्ता आए हैं? वो क्यों नहीं आते सामने? जब दुष्यंत चौटाला जी वोट किसानों का लेके आए हैं, सरकार ने बनाई, वो भी छल से बनाई, धोखा देके बनाई, आज उनके एक भी प्रवक्ता इन डिबेट में शामिल क्यों नहीं होते? क्या चलिए ठीक है, रजवान डायनवाल के लिए आसान कर दिया आपने। रजवान डायनवाल जी, किसान कब तक बैठे रहेंगे? प्रवीण साहब बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आंदोलन का समाधान आपको मिल गया। मुझे लग रहा है आंदोलन का समाधान मिल गया। मैं बताऊंगा रजवान डायनवाल के लिए जो ईज हुआ है वो तो उनको बोलने दीजिए ना। रजवान डायनवाल बहुत हंस रहे हैं, जेजेपी के लिए जरा सी बात हो जाए इनेलो के चेहरे खिल जाते हैं। नहीं, चेहरे खिलने की बात नहीं है। मैं अनामिका जी एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार जेजेपी के विधायक थे वो इन बिलों का पहले विरोध कर रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को क्या वो बिल उस समय समझ में नहीं आए थे या अब समझ में आ गए? अगर अब समझ में आ गए तो वो एक बार किसानों के बीच में जाके उनको समझा दे कि भाई ये समस्या थी आपकी, ये हमने समाधान करा दिया, या आप गलत समझ रहे हो किसी प्रकार से। इस्तीफा देकर गए फिर भी कुछ हल नहीं हुआ। देखिए एक गए। हाँ, देखिए हमने इस चीज के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस चीज के लिए इस्तीफा नहीं दिया कि वहां पे हमारे कोई स्वार्थ की पूर्ति हो। हमने ये इस्तीफा दिया था कि किसान जो भाई आज बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, हमने ये कहा था कि 26 तारीख तक अगर सरकार मान लेती है तो ठीक है, वरना हम अपने उस पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ऐसी जगह बैठने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता। आज जो लोग इसमें बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं, उनको भी इसके साथ साथ इस्तीफा देना चाहिए था। एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही। अगर आपकी नहीं सुन रही तो आप फिर किस हैसियत से वहां पे बैठे हैं? आप अपने आप को मजबूत करें। रही बात एक चीज की, अभी प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि इन बिलों में कमी क्या है। अत्रे जी, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि बिलों में कोई कमी नहीं है। एक बार आप धरने में जाके एक बार बता दो किसानों को कि बिलों में क्या खामी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दूसरी बात अभी एक आ रही थी कि किसान संगठन आके बात करे। किससे आके बात करे? किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर बैठे हैं, या इधर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर बैठे हैं। इनका तो एक चिन्हित है निशान, इसकी जगह निश्चित हुई है कि यहां पर आकर कोई भी आदमी, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री आकर इनसे बातचीत कर सकता है और उसका समाधान कर सकता है। लेकिन किसान सीधे जाकर सरकार से नहीं मिल सकते जबकि सरकार उनको अपॉइंटमेंट ना दे तब तक। और सरकार ये कहती है कि आप एक फोन कॉल दूरी पर हो। वो एक फोन कॉल कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि बगैर अपॉइंटमेंट के किसानों को कोई कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास मिलने देगा? तो ये केवल किसानों को गुमराह करने की बातें हैं। असल में तो ये था कि ये किसानों को गुमराह ही कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार, जिस प्रकार किसानों को परेशान किया जाए कर दे। लेकिन इनको ये नहीं पता किसान देश का अन्नदाता है, वो हार मानने वाला नहीं है। जो व्यक्ति 8 महीने 9 महीने हो गए अब उनको, सर्दी गर्मी बरसात, उन्होंने हर प्रकार का दुख झेल लिया। अब ये सोच के देखो, अभी एक किसान नेता की बात में कह रहा था कि 9 महीने में एक नया जीवन मिल जाता है।
तो किसानों के लिए ये इतना बड़ा त्याग उन्होंने कर दिया, इतना सहन कर लिया उन्होंने, ये पीछे हटने वाले नहीं है। इनकी मांग जायज है और सरकार को ये जायज मांग माननी पड़ेगी। रुक जाइए, हाँ ठीक है। कौशिक साहब, कौन गुमराह है और कौन गुमराह कर रहा है? देखिए, मैं ना गुमराह नहीं मानता हूँ, ये शब्द ठीक नहीं है। किन है? मैं कोई गुमराह नहीं है, सबको सब कुछ पता है, सब रोटी खाते हैं। किसान भी? हाँ, वो रोटी खाते हैं, वो रोटी खाते हैं, और रोटी पूरे दुनिया को खिलाते हैं वो लोग, उनको भी पता है और पता सरकार को भी है। सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेना चाहती, वो उस पर अड़ी हुई है। अब मैंने सबको सुना है, मैं एक एक करके बातें कर देता हूँ। जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ वो एक ऐसे समय पे पास हुआ जब कोरोना का काल था और बड़ी हपड़ा तबड़ी में पास हुआ। लोकसभा में इनके पास नंबर्स थे, ठीक है, कर लिया इन्होंने पास। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से पास हुआ, ध्वनि मत जिसे कहते हैं, वो जो है वो मेरे हिसाब से, या अभी तक कोर्ट में गया नहीं, जिस दिन कोर्ट में जाएगा उस दिन सबसे बड़ा फैसला तो ये होगा कि ये बिल लीगली पास हुआ है या इलीगली पास हुआ है। यहां तो बात आती है नंबर 1। नंबर 2, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोतो लेके इनको अपने यहाँ पे जो है 1.5 साल का इन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये 1.5 साल के सस्पेंड, ये इनके पक्ष में नहीं है, किसी के हक में नहीं है। ये तो सरकार को वो चीज, एक फैसिलिटी दे दी कि आपके पास 1.5 साल का समय है, जबकि सरकार खुद ये कह रही थी कि हम 2 साल का समय देने के लिए तैयार हैं। अब मैं बात करता हूं कि सुनिए, आगे बढ़े उससे पहले इसी पर प्रवीण अत्रे साहब कह रहे थे कि जो आशंकाएं थी वो निर्मूल साबित हुई। क्या ये भी एक वजह रही कि ऑलरेडी कानून सस्पेंड है, तो फिर वो निर्मूल साबित तो नहीं थी? वो निर्मूल साबित नहीं। अरे सर प्लीज, अरे सर नहीं, मैं वही कह, जो आशंकाएं निर्मूल कह रहे हैं वो दिखाई देने लगी है कि क्या क्या होने वाला है। अभी हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल पास किया है, उसका बता दें साहब क्या है वो बता देना क्या है। वो उसकी शुरुआत है, वो लैंड एक्विजिशन उसकी शुरुआत है। नंबर 1 पार्ट पूरा कर लेने, नंबर 1 पार्ट वो शुरुआत है उसकी, जो लैंड एक्विजिशन बिल अभी पास हुआ है। नंबर 2 बताता हूं मैं, अभी सरकार ने 6 लाख से 8 लाख करोड़ का सरकारी माल बेचने का जो प्लान किया है, उस प्लान में सबसे बड़ी चीज क्या बेची जा रही है? किसानों का जो गोडाउन्स हैं वो बेचे जा रहे हैं सारे के सारे। इसका मतलब सरकार की मंशा क्लियर है कि सरकार ने ये बिल वापस नहीं लेने हैं, सरकार ने माल खरीदना ही नहीं है। और वो खरीदने वाले कौन होंगे ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो वही लोग होंगे जो वहां पे होल्डिंग करेंगे। उसके बाद तीसरी बात मैं और कर रहा हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को समझ में, अभी तीसरी बात और कर रहा हूँ मैं, सबसे आखिर में गई मैं कौशिक साहब के पास। रुक जाइए, तीसरी बात और कर रहा हूँ मैं, जो आशंकाएं हैं वो कहाँ कंफर्म हो रही हैं। चीजों के दाम देखिए कहाँ चले गए हैं। दालों के दाम 25% बढ़ गए हैं, सरसों का तेल डबल हो गया है, 100 से 225 हो गया है। तो ये आशंकाएं एक आम आदमी की भी हैं, सिर्फ किसान की नहीं है। अभी उसके बाद अगली और बात करता हूं, जो ये बातें कर रहे हैं कि एमएसपी का या एमएसपी बढ़ा रहे हैं या बढ़ा देंगे। एमएसपी बढ़ा दें, बेशक बढ़ा दें, लेकिन जो लागत बढ़ रही है वो कहां जाएगी? लागत का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। लागत तो ऑलरेडी 1.5 गुना या 2 गुना हो चुकी है। एमएसपी का 1.5 गुना 2 गुना कर दी है? नहीं हुई है। अब मैं बात कर रहा हूं इससे आगे सरकार क्यों ये चेक कर रही है, मैं बताता हूं। जब भी कभी कोई स्ट्राइक होती है या हड़ताल ही मानता हूं मैं इसको, कि किसान इनके साथ नहीं है, तो कुछ प्लानिंग्स होती हैं जिसमें हड़ताली लोगों को या जो भी आपका विरोध कर रहे हैं उनको थकाना चाहते हैं। सरकार चाहती है थकाना, उनकी ताकत पहचानना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है, उनको आपस में झगड़ा कराना चाहती है, उनको बदनाम करना चाहती है, उन पे मुकदमे दर्ज करना चाहती है। कुल मिला के उनकी सारी की सारी ताकत देख के चेक करना चाहती है कि क्या हमें ये पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं। और अत्रे साहब ये मानते हैं कि ये पॉलिटिकली हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वो उन्होंने कह भी दिया है कि ये पिछले चुनाव में हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और मैं इससे सहमत भी हूं, क्योंकि बंगाल में वो गेन कर गए हैं, वो गेन किया है उन्होंने। और उसके अलावा 5 स्टेट में जो चुनाव थे उसमें मैं प्रैक्टिकली ये सोचता हूं, पॉलिटिकली अगर मैं सोचता हूं तो वाकई बीजेपी गेन कर रही है। इसीलिए तो बीजेपी 5वें घोड़े पे सवार है कि जब ये हमारा नुकसान पॉलिटिकली कर ही नहीं सकते तो इनकी क्या हैसियत है। तो पॉलिटिकली जो अभी बात चल रही है, जो इनको ये भी बदनाम करने का एक तरीका है
कि आप तो राजनीतिक लोग हैं, क्या राजनीतिक आदमी को अपना हक नहीं है सड़क पे बैठ के बात करने का कि जी आप मेरी बात नहीं मान रहे तो सुनिए? ठीक है, मैं 2 उदाहरण दूंगा। इन्होंने ममता जी को भी सपोर्ट किया था, ममता जी की सपोर्ट की थी किसानों ने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या कम्युनिस्टों को किया था, ममता जी को भी सपोर्ट किया था इन्होंने। मैं सिर्फ जल्दी में ये कहूंगा, 1973 में मीट कंट्रोल ऑर्डर लागू हुआ था। 1974 में सरकार को उसके जितने रिक्वायरमेंट के अनुसार, कोटे के अनुसार गेहूं नहीं मिली, तो सरकार ने घरों से सब बड़े जमींदारों के लिस्ट बना के छापे मारने शुरू कर दिए। इसी एक्ट का प्रयोग किया गया किसानों के ऊपर, जो पहला है इतिहास में, ना उसके बाद हुआ ना उससे पहले हुआ। वो इंदिरा गांधी की मेजोरिटी सरकार थी, बड़ी अच्छी मेजोरिटी सरकार की, शर्कता आई, एक सीट नहीं आई उत्तरी भारत में, जनता पार्टी की सरकार आई। दूसरी बताता हूं, 406 सीटें थी राजीव गांधी की। मतलब ये है कि मेजोरिटी का गुरूर, अगर ये 406 वाले वो बात करें तो 406 में क्या हुआ 89 के अंदर, 89 के चुनाव के अंदर राजीव गांधी बाहर बैठे। ठीक है, हो गया। अनामिका जी, अब मैं उम्मीद करूंगा मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बहुत सी बातें कही हैं। उम्मीद करूंगा मुझे डिस्टर्ब ना करें, पूरा वक्त लीजिए, सबको जवाब। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, पहली बात आ जाती है राजनीतिक और गैर राजनीतिक। ये कहते हैं कि साहब क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति का अधिकार नहीं है धरना देना? बिल्कुल है अधिकार, संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप राजनीतिक हैं तो अपनी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे आके प्रदर्शन कीजिए। आपको कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं रहा आपको। वामपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं, मर्जा मोदी मर्जा मोदी। आपने भी देखा, आपके चैनल पे मैंने वो वीडियो देखी थी। हमने कब कहा? लेकिन हम केवल ये कह रहे हैं कि जब वामपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ते हैं, तो आप ये ना कहिए हम गैर राजनीतिक। भारतीय किसान यूनियन चुनाव लड़ती है, सभी जानते हैं, तो ये ना कहिए कि हम है राजनीतिक। चुनूनी साहब चुनाव लड़ते हैं और अभी दावा कर रहे हैं लड़ने का, तो ये ना कहिए कि हम है राजनीतिक है। कहिए हम राजनीतिक है। योगेंद्र यादव कहिए राजनीतिक है, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। अब लेकिन खुल के अपने राजनीतिक दल के झंडे के नीचे प्रदर्शन कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, आपका संवैधानिक अधिकार है। अपनी असलियत सामने लाके कीजिए, किसान के पीछे मत छुपिए, केवल हमारा ये कहना है। अब बात आ जाती है योग कौशिक साहब की। मैं हैरान हूं, देखिए राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन मैं ये उम्मीद मान के चलता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक बहुत ज्ञानी होता है, उसके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है। लेकिन यहाँ विश्लेषक साहब ये कह रहे हैं कि सरकार ने तो 6 लाख करोड़ का संपत्ति बेचने की बात की। एक राजनीतिक विश्लेषक से मैं यूं नहीं कर सकता। जो वित्त मंत्री बाकायदा आगे मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करती है, वो बताती है कि जो मोनेटाइजेशन की बात हुई है, वो संपत्तियों का मालिकाना अधिकार सरकार के पास रहेगा। सरकार उन संपत्तियों को ऑपरेशन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को देगी, जो उसके बदले सरकार को पैसा देंगे। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, आमतौर पे कॉर्पोरेट में होता है। आपको याद होगा जिस वक्त वोडाफोन ने, हचीसन एक कंपनी थी, जिस हचीसन को जब वोडाफोन ने लिया था तो मालिकाना हक हचीसन का खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ऑपरेशन की कॉस्ट वोडाफोन ने हचीसन को दी थी। सरकार ने कब कहा हम बेच रहे हैं? सरकार ने कहा कि मालिकाना हक सरकार का ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर राजनीतिक विश्लेषक यहां बैठ के कहे कि साहब सरकार 6 लाख करोड़ की संपत्तियां बेच रही है, तो कांग्रेस में और हमारे राजनीतिक विश्लेषण में फर्क क्या रह गया? सेम वही भाषा बोल रहे हैं। आप तो सच्चाई बोलिए, फैक्ट बोलिए। दूसरी बात, साहब कहते हैं कि देखिए जो ये बिल आए हैं, अरे सुनिए आप कोशिश की तकलीफ होगी। आप एक बात बता रहे, दूसरी बात नहीं बता रहे। अभी और तकलीफ होगी, अभी रुकिए जरा। अब ये कहते हैं, अब ये यहाँ पे ये कहते हैं कि साहब देखिए ये जो बिल है ये कोरोना काल के अंदर आया। देखिए क्या कोरोना काल में जीवन रुक जाना चाहिए था? क्या गति? हमारी तो कोशिश ये रही कि जीवन ना रुके, हम तो लगातार इस कोशिश में रहे, राज्यसभा जीवन भी चले। और अब यहाँ वही दे रहा हूँ। संविधान के अंदर प्रावधान है, आप पहले संविधान पढ़िएगा कोशिश भी, उसके अंदर प्रावधान है वॉइस ऑफ वोट का। पढ़िए जरा एक बार संविधान को, फिर यहाँ पे बैठ के बात कीजिए कि सरकार ने गलत किया। और दूसरी बात, आपने खुद कहा कि कोर्ट में जाएगा तब देखेंगे, तो क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर? आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, और आपको लगता है कि सरकार गलत है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है जो कुछ हुआ है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लीजिए, उसके प्रावधानों को तो पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ बैठ के एजेंडा सेट कीजिए अपना। अब उसके बाद जो अगली बात मैं कहूंगा वो ये बात है, देखिए मेरे कांग्रेस वाली बहन जी ये कह रही थी कि देखिए पहले प्रोसेस में चलता था तो पार्लियामेंट कमेटी के पास बिल जाते थे। बहन जी कहती यूपीए सरकार में 70% पार्लियामेंट कमेटी के पास जाते थे। बहन जी पार्लियामेंट कमेटी के पास जाना सरकार की तारीफ नहीं है, की कमी है।
पार्लियामेंट कमेटी के पास बिल तब जाता है जब लोकसभा में वो बिल पास नहीं होता। आप लोगों से क्या उम्मीद है हमें? आप लोकतंत्र को समझते ही नहीं, क्योंकि आप अत्रे जी लोगों को गुमराह करने में मैंने पहले भी कहा है। निकिता जी मैम रुक जाइए 2 मिनट। प्रवक्ता को बहुत टाइम आधा घंटा हो रहा है। पार्लियामेंट कमेटी में बिल कब जाता है, अगर प्रवक्ता को ये नहीं पता तो मेरा दोष नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट कमेटी में तब जाता है जब लोकसभा के अंदर सभी उसमें एक मत नहीं होते, जब सब ऐतराज होते हैं तब वो। अच्छा दूसरी बात, ये कहते हैं साहब गलत पास कर दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये कौशिक जी से भी है। कौशिक जी को ये बताना चाहिए था जब लोकसभा में इस बिल पे चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं थे चर्चा में? कहाँ थे राहुल गांधी? कभी सवाल पूछा? आप देखते नहीं है क्या? आप प्रोसीडिंग्स देखते नहीं है क्या? बहन जी ने छूटते ही कहा, देखिए अनामिका जी, बहन जी ने छूटते ही कहा कि 600 किसानों ने अपनी जान दे दी। जान किसी एक की भी जाए बहुत तकलीफ भी होता है, लेकिन उन लोगों को किसने मजबूर किया सड़क पे बैठने के लिए? कौन जिम्मेवार है जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बरगला के भ्रम में डाल के उनको सड़क पे बिठा दिया? वो जिम्मेवार है उनकी मौत का, वो जिम्मेवार है जिनकी वजह से वो जीवन गए हैं, लेकिन वही लोग सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, राजवंत जी कह रहे थे कि साहब आप जाके किसानों को समझा क्यों नहीं देते? राजवंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली थी तो आपने देखा था ना कि किसान कितनी अच्छी तरह से समझते हैं भारतीय जनता की पार्टी की बात को। देखा था किस तरह से ट्रैक्टर लेके किसानों की यात्रा में आए थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप तो गए थे खंडक टोल पे समझाने, क्या हुआ था? रजवन जी किसानों से जोड़कर अत्रे साहब जल्दी समेटिए आप खुद गए थे खटखट टोल पे, लेकिन क्या हुआ आपके साथ वहां पे? तब आपने ये कहा कि यहाँ कांग्रेसी बैठी है, ये सारे कांग्रेसी हैं, तब यही रजवंत साहब की पार्टी ये कह रही थी। जब हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये कार्यकर्ता है तो हमें कहते हैं कि साहब आप किसान को पॉलिटिकल पार्टी या कार्यकर्ता बता रहे हो। प्रवीण साहब, मैंने तो पहली बार नहीं पूछा, एक बार फिर पूछ रही हूँ। जब आपको पता है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, ये लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर दूसरे किसानों को, भोले वाले किसानों को बरगला के बिठा रहे हैं, जाने जा रही हैं, चोरियां हो रही हैं, किसी को जिंदा जला दिया गया, तिरंगे का अपमान हुआ, जितनी चीजें हुई हैं सबका आरोप, हालांकि जांच का विषय जांच हो रही है, आप लोगों ने किसानों पर लगा दिया, तो क्यों होने दे रहे सर? सिस्टम किसके पास है? रास्ते ब्लॉक है, महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अनामिका जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। अनामिका जी, आपने कम से कम ये तो माना कि यहाँ पे बलात्कार हो रहा है। नहीं, हम मान नहीं रहे, मैंने बोला जांच का विषय है। हो रही है, चलिए चलो जांच। मैं कोई अदालत नहीं हूँ सर, सबसे पहले ना आप अदालत है, समय दे दीजिए। मैं अदालत नहीं आ रही हूँ सर, ना आप अदालत है, जांच हो रही है। अरे कम से कम पुलिस की चार्जशीट पे तो हम थोड़ा बात कर सकते हैं ना। पुलिस ने जो चार्जशीट में दाखिल किया है बलात्कार के मामले में, उस पर तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात मान लेती हूँ ना कि ठीक है इन्हीं के बीच से है, तो आप क्यों नहीं हटा देते इनको? सुन लीजिए ना बहन जी, पूरी बात नहीं सुनते आप। मैं ये कह रहा हूँ, क्या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जी क्या ये किसान है या नहीं है, सिर्फ ये बता दीजिए। वो तो कई बार बोल दिया कि नहीं है। रुक जाइए ना रजवन जी, जो बैठे हैं क्या मेरा जवाब दे दीजिए मुझे प्लीज। सबका साथ सबका विकास वाले ये मुझे बताएं आप लोग, प्रवीण अत्रे साहब, कि जो लोग 9 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे हैं वो आपके सबका साथ में क्यों नहीं आते? वही बता रहा हूँ। अब सुन लीजिए, कोई भी देश का नागरिक संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, और ये बात हम मानते हैं। हमने पहले दिन से कहा कि आपका अधिकार है, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन किसी दूसरे के अधिकार पे चोट मत कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। अगर कोई भी नागरिक सरकार के सामने कोई आशंका प्रकट करेगा तो संविधान के अनुसार सरकार का कर्तव्य बनता है कि उससे बात करे, उसकी आशंका का निवारण करे, जो हमने किया, बार-बार किया। कहाँ निवारण किया? संविधान के अनुसार निवारण ही तो नहीं किया, आपने बात किया, आपने बात किया, निवारण नहीं किया। बहन जी सुन लीजिए ना, बहन जी देखिए ऐसे गलत करेंगे आप, या मिजाज करिए। आप बात कीजिए, वही कीजिए जो हुआ है। आपने बात किया, निसंदेह बात किया, बारंबार बात किया, 11 दौर की बैठक बुलाई, निवारण नहीं किया, एक आशंका का निवारण नहीं किया। अरे सुन तो लीजिए बहन जी, अभी जिस आशंका की बात कांग्रेस वाली प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा देखिए इन्होंने क्या किया, किसान का कोर्ट में जाने का अधिकार ले लिया, किसान को ये कह दिया कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। अरे सुन तो लीजिए बहन जी, बात पूरी होने देगी तो आपको समझ में आएगा। मेरा जवाब तो दीजिए। वही जवाब दे रहा हूँ बहन जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जब वार्ता हुई तो सरकार ने स्वयं ये बात कही
कि ठीक है, अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हम इसके साथ कोर्ट में जा सकते हैं, इसका प्रावधान है, कर देंगे। कहा या नहीं कहा सरकार ने? आपने अपने मीडिया रिपोर्ट में चलाया कि नहीं चलाया इस बात को? जब सरकार ने उस आशंका का निवारण किया या नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और उसके बावजूद अगर जो तथाकथित नेता निकिता आ रही हूँ, 20 सेकंड रुकिए, निकिता आ रही हूँ, रुक जाइए, रजवन जी की भी बात पूरी होनी है अभी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब सरकार ने आशंका के निवारण की बात की, खुद किसान नेताओं ने मीडिया में आके ये बात कही कि हमने 12 आशंकाएं प्रकट की थी, सरकार उसमें शोध करने के लिए तैयार है, चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने तो बिल वापिस करवाने हैं। अब बताइए गलत कौन कर रहा है? ठीक है, रजवन डेनवाल हो गया सर, हो गया। रजवन डेनवाल जी, देखिए, मैं सबसे पहले परवीन आत्रे जी से एक चीज बात पूछ रहा हूँ। एक तरफ तो इनको ये कह रहे हैं कि भाई आकर हमारे से बातचीत करें, दूसरी तरफ ये बार बार यही कह रहे हैं कि मैं इनसे सरकार से एक ही जवाब पूछ रहा हूँ, क्या इनको किसान मान रहे हैं या नहीं मान रहे? और आपकी बात का भी मैं उस चीज का समर्थन कर रहा हूं जो हर डिबेट में मैं पूछता हूं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज जो जिन लोगों के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, जिन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और उन लोगों को आप सड़क पर इस प्रकार से आसानी से बैठने दे रहे हैं। आपकी क्या सरकार की नाकामी नहीं है ये? और अगर वो किसान है तो आप उनकी बात मानने में पीछे क्यों हट रहे हैं? आप उनसे बात करने के लिए 11 दौर की बात वो आपने किन लोगों से बात की है? अकेले किसी 2-4 व्यक्ति से बात की? 40 किसान संगठन बैठे हैं, लगभग 250 के लगभग किसान प्रतिनिधि वहां पर धिक्कार रैली में पहुंचे हैं। तो वो लोग कौन है? अगर वो किसान नहीं है तो फिर वहां पर क्यों बैठे हैं? ठीक है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? क्या भारतीय जनता पार्टी आपको कोई लालच देकर आपको रोड पर बैठा सकती है? आप कितने दिन अपने घर परिवार को छोड़ सकते हैं? उन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि वो बरगला कर बैठाए गए हैं। बरगला कर कोई नहीं बैठाया गया। जिन लोगों को बीतती है, जिन लोगों के हक अधिकारों को छीना जाता है, वो लोग मजबूरी में आकर रोड पर बैठे हैं, उनको कोई शौक नहीं है। ठीक है, निकिता अरोड़ा। अनामिका, सबसे पहले तो ये बात मैं फिर दोहराऊंगी, 600 से अधिक किसान भाई शहीद हुए हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान। ये बात बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उनके लिए नहीं बोला है, ये सच्चाई है। और ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला। जब किसान भाई उनसे मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से, हमने सबने देखा कि क्या हुआ। उन्होंने जो है जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो फिकवाए, वाटर कैनन चलवाए, गड्ढे, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे जो टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ है उनको इलीगली, अनामिका ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलीगली उनमें गड्ढे खोदे गए, उसका आज तक कोई इन्होंने सफाई नहीं दी। और आप ये मानते हैं कि इनकी कोई मंशा है किसान भाइयों के साथ बैठ के बात करके हल निकालने का? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री को अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। 9 महीने हो चुके हैं, खुद जाके एक बार अगर उनसे बात कर ले तो उनका वो क्या, उनका ओहदा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या हमारे मुख्यमंत्री का ओहदा छोटा हो जाएगा? बाकी दूसरी बात, एक और बात अनामिका जी, जो प्रवीण जी ने कही, शायद वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स नहीं देखते। राहुल गांधी जी वो नेता है जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस चीज को पार्लियामेंट में, और करते आए हैं, करते रहिएगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ या बहन जी बोल रही है, चेक करवा लीजिएगा। चेक करवा लीजिएगा। मामा के घर गए थे, अपने मामा के घर गए तो छुट्टी मनाने। बहन जी, जब पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मामा के घर गया था, कौन नाना के घर गया था। मुझे किसानों की समस्या का समाधान चाहिए। प्लीज वापस आ जाइए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राहुल गांधी कहाँ थे, कहाँ नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट क्योंकि बस खत्म कीजिए, आपने जवाब दे दिया, यही रख दीजिए। आज राहुल के ऊपर डिबेट ही नहीं है। अनामिका जी, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, ये हर डिबेट में इनके फैक्ट्स जो है जो रखते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं और उनका पर्दाफाश हो जाता है। प्रवीण जी, मेरे पास और मेहमान है, बहुत शांति से बैठे हुए, मैंने आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया था। कौशिक जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रखी है, जो भूमि अधिग्रहण जो बिल है वो पहला स्टेप है यहाँ पर। आप मुझे बताइए, उस बिल के मुताबिक अगर आप बिल को पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें ये प्रावधान है कि रात के 12 बजे आपको वहां आपकी जमीन से उठा के बाहर फेंक सकती है सरकार। ये है बिल में। आप ये बताइए अनामिका, और दूसरी बात इन्होंने जो बोला कि जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो इन्होंने एसेट्स
एक तरह से बेचे हैं। ये मॉनेटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करके उसके पीछे जरूर छुप सकते हैं, बट एक इकोनॉमिस्ट ने ये चीज पिन पॉइंट की है और हर डिबेट में उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। ये पहला कदम है, पहला कदम है हमारे नोट कर रही हूँ। आप लगातार इस पूरे डिबेट के दरमियान, एक मिनट निकिता रुक जाइए। प्रवीण अत्रे मैं नोट कर रही हूँ, पैनल भी नोट कर रहा है, दर्शक भी देख रहे हैं। पूरे डिबेट के दरमियान आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन आप उससे ज्यादा बहुत खिलखिला के जो हंस रहे हैं, वो उसका कारण बताता हूँ। नहीं मैं रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी। क्या इसके पीछे ये वजह है कि तुम बैठे रहो 9 महीने से बैठे हो, हमारा क्या बिगड़ गया, कुछ इस तरह का मैसेज है क्या? ये अहंकार हंसना निकल रहा है क्या? नहीं आप बता दीजिए, मैं तो पूछ रही हूँ मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर एजेंडाधारी SFJ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके सोच रहे हैं कि एजेंडा चला लेंगे, तो हम उनके एजेंडे को नहीं समझते। अगर एजेंडाधारी और उस मसले पर आप डिबेट कर और हंस रहे हैं। अनामिका जी सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया, उसका जवाब तो लीजिए। बोलिए। अगर एजेंडाधारी SF जैसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके एजेंडा चलाएंगे, हम उनके एजेंडे की परवाह कतई नहीं करते। अगर एजेंडाधारी उस कांग्रेस को साथ लेके एजेंडा चलाएंगे जो धारा 370 में ये कहते हैं कि आपने पाकिस्तान से पूछ लिया, धारा 347 से पहले हम रुक जाइए, निकिता प्लीज। अगर एजेंडाधारी अत्रे साहब तो झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड आप लोग प्लीज किसान आंदोलन को कांग्रेस बीजेपी मत बनाइए, रुक जाइए प्लीज। किसानों की बात कीजिए। मैं 600 किसानों के शहीद होने का जिक्र करती हूँ कि 600 किसानों की जान चली गई। आप हंस रहे हैं, कमाल है। आप लोग हंस रहे हैं। निकिता रुकिए प्लीज। प्रवीण अत्रे साहब ठीक है, आप मतलब खुलेआम ये कह रहे हैं, प्रवीण अत्रे, कौशिक साहब रुकिए। प्रवीण अत्रे आप खुलेआम ये कह रहे हैं कि परवाह नहीं है आंदोलन को लेकर। अगर कौन तय करेगा सर? आप लोग क्यों नहीं है इन किसानों के बीच में? क्या आप सिंघा बॉर्डर गए? क्या आप गाजीपुर बॉर्डर गए? क्या आप दिल्ली बॉर्डर गए? परवाह नहीं है हमें, माओवादियों के एजेंडे की परवाह नहीं है। मैं सुनी रही हूँ सर, हंसी सुन रही हूँ कब से। कौशिक साहब क्या सरकार ये कह सकती है कि हमें परवाह नहीं है और नारे देती है सबका साथ सबका विकास की? ये तो कह दिया इन्होंने। देखिए एक्चुअली क्या है, दो बातें इससे निकल के आती हैं। हम परवाह नहीं करते कांग्रेस के एजेंडे। अरे सर मैं किसानों की बात कर रही हूँ ना, मैंने तो राहुल गांधी को चुप करा दिया। आप बताइए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी कांग्रेस में सर, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों के लिए समाधान ढूंढ रही हूँ। रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है सर रुक जाइए, आ जाऊंगी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। ठीक है रुक जाइए। कांग्रेस की इनको आलोचना करनी चाहिए थी, लेकिन एजेंडा कांग्रेस का लेके चल रहे हैं, कैसे तारीफ कर दे? ये कौन एक राजनीतिक दल दाना खरीदता है। सर राहुल गांधी की ताजपोशी की बात नहीं कर रहे हो कि कांग्रेस का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी की ताजपोशी की बात नहीं, प्लीज कौशिक साहब। बीजेपी प्रवक्ता नहीं निकिता बीच में नहीं, आप लोग बीच में नहीं। अरे एक बार विश्लेषक को भी सुनिए, आप लोग किसानों को नहीं सुन रहे, विश्लेषक को सुनिए प्लीज। बीजेपी प्रवक्ता की बातों से 2-3 बातें सुने जो ये कहता है कि 6 लाख के अंदर संपत्तियां बेच दी, जिसको पता ही नहीं है, या फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर अरे कम से कम फैक्ट के ऊपर तो बात कीजिए। सर वो मुझे तय करने दीजिए कि आप विश्लेषक कौन है और बीजेपी प्रवक्ता कौन। किसने कहा? रुक जाइए, क्यों झूठ बोल रहे? रुक जाइए। हरियाणा न्यूज ने बुलाया है, विश्लेषक ही बुलाया है। बीजेपी कहने से नहीं होता सर, कड़वा थू मीठा गप की पॉलिसी नहीं चलती है। प्लीज जानना चाहता हूँ अनामिका जी कि कहाँ चुनाव विश्लेषक ने के संपर्क जनाब देखिए 45 हो गए, 52 पे वाइंड अप कर दूंगी। 9 महीने से कुछ नहीं हुआ, 9 मिनट में भी आप लोग कोई समाधान देने वाले नहीं, कम से कम बोलने दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता की बातों से 2-3 बातें निकल के आती है। नंबर 1 तो सबसे बड़े विद्वान वही है, बाकी सारे जितने लोग बैठे हैं सारे बेवकूफ हैं, ठीक है। नंबर 2 ये है कि जो भी वहां बैठे हैं, आप तो समझिए नहीं ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझे यही कहना पड़ेगा ना, वो बोलने ही नहीं देंगे। अब सुनने का मौका रखिए, मैं समझाता हूँ आपको। सरकार मोनेटाइजेशन की बात कर रही है, अरे मैं समझाऊंगा आपको, आप इतने बड़े विद्वान है, मैं समझाऊंगा। मुझे किसी की आप बहुत बड़े विद्वान है, मैं समझाऊंगा आपको। आप लोग पर्सनल अटैक करना बंद कीजिए।
क्या किसानों से वाकई कोई लेना देना नहीं है? मैं हैरान हूं। नहीं, पहले तो मैं वही बात करता हूं ना जो डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। मुझे मोनेटाइजेशन की नहीं बात करनी है। शब्दों के पीछे करने का कोई गुजारा नहीं होने वाला है। मारुति बिकी आपके टाइम पे, बाल्को बिकी आपके टाइम पे, एयर इंडिया बिक्री आपके टाइम पे। मैं आता हूँ किसानों पे। नहीं, ये झूठ बोल देंगे, मैं मान जाऊंगा इनकी बात। रुक जाइए प्लीज, प्रवीण साहब रुक जाइए प्लीज। किसानों की बात होगी इस डिबेट में, बस किसानों की बात होगी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। कौशिक साहब, किसानों के लिए जो मैंने बात कही मैं उस पर अडिग हूं। ये चाहे आके मुझसे बहस कर लें। जो ये बिल लेके आए हैं 100% ये जमीन उनकी एक्वायर करने का पहला स्टेप है जिसका इनको डर था। और जो ये इन्होंने गोडाउन बेचने का प्रोग्राम किया है वो गोडाउन 100% उस दिशा में एक कदम है जो किसानों को डर है। अगर ये इससे मुकरते हैं तो उस बात पे बहस कर ले। ये दोनों के दोनों जवाब दे चुके हैं, झूठ बोलते हैं, वो उसका जवाब दे चुके हैं, वो उसका जवाब सवाल लीजिए। नहीं प्रवीण जी, मैं लास्ट में आऊंगी, एक बार आऊंगी फाइनल कमेंट्स के लिए। आपको भी कह रही हूँ, रजवंत जी को भी कह रही हूँ, निकिता को भी कह रही हूँ। किसान यहाँ बस एक बार ही बोलकर चुप बैठा हुआ है। अभी मैं किसान को ही सुनूंगी प्लीज। सर एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। कौशिक साहब एक सवाल, एक सेकंड सर आ रही हूँ। कौशिक साहब एक सवाल, परवाह नहीं है अगर ये कांग्रेस का एजेंडा लेकर चलते हैं, सुना ना आपने अत्रे साहब को, क्या कांग्रेस का सपोर्ट करना किसान आंदोलन को भी एक वजह है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? झूठ है ये, सरेआम झूठ है ये। अन्ना आंदोलन किसने चलाया था? वो इनकी शय पे चला था। तो क्या कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उनकी बातों को? अगर कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक, अगर मैं अकेला भी हूं तो क्या मेरे पीछे किसी को खड़े होने का हक नहीं है? इन किसानों के पीछे मेरा खड़ा होने का हक नहीं है? ये लोकतंत्र की परिभाषा को बदलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। ये कांग्रेस का बहाना लेके एक सवाल और। मैं राकेश टिकैत हूं, मैं चुनाव लड़ती हूं, तो गुरनाम चौधरी मैं चुनाव लड़ती हूं, मैं योगेंद्र यादव हूं, मैं चुनाव लड़ती हूं, तो क्या ये किसान आंदोलन हमारे झंडे के नीचे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जवाब मिला, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी अडानी पंजाब के अंदर वो गोदाम बना रहे थे और उन्होंने गोदाम बनाना बंद कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट कंपनी टू टायर का सिस्टम कहा था कि एक तो जो सरकार के जो हैंडलिंग है गोदामों की वो देंगे किराए पे लोगों को, कंपनियों को, और दूसरा मतलब प्राइवेट कंपनी अपनी स्टोरेज तैयार कर ले और सरकार उनके साथ एग्रीमेंट करेगी 7 साल का कि भाई मतलब उनके द्वारा भंडारित, उनके द्वारा खरीदा गया स्टॉक उनके भंडार में किया जाएगा और उनके नॉर्म के अनुसार किया जाएगा, सुखा के या अल्लाह होके। सरकार की साय खरीद के ले मंडी से, लेकिन वो अपने तरीके से जो उन्होंने जिस तरीके लेना वो लेंगे। और पीछे हुआ है डांड के अंदर किसानों के साथ जाती हुई थी। दूसरी बात ये है, अभी कौशिक साहब ने कहा था कि जो ये पहला स्टेप इन्होंने जमीन वाला लेना शुरू कर दिया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर से 2 नेशनल हाईवे, एक तो इधर से मेरठ साइड से सोनीपत साइड से इधर डब्बावाड़ी तक पंजाब क्रॉस तक जाएगा। एक इधर यहाँ नारनौल से नांगल चौधरी से लेके नरूधरमबाड़ा जीटी रोड में मिलेगा। दोनों हाईवे चल रहे हैं, किसी 1 इंच जमीन की कहीं आट नहीं लगी। किसानों ने मतलब ये है कि सरकार काम करने लग रही है और वो हाईवे बनने लग रहे हैं। तो इस एक्ट की कहाँ किसने जरूरत पड़गी? दूसरी बात है, इस एक्ट 7-10-55 के तहत अभी दालों की महंगाई हुई, इन्होंने खत्म कर दिया। अब इनके अभी तक तो इन स्थगन है उसका, जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन ये किसी चीज का भाव कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वक्त कम है, मेरा सवाल आप भी लीजिए। और रही किसान की बात, आप भी लीजिए। एक लाइन मैंने यहाँ पे मैंने दर्जनों डिबेट मैंने इस बात को लेकर भी किया। 1 मिनट रुकिए प्लीज। शुरुआत में आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मंडियां खत्म हो जाएंगी और एमएसपी पर हमें लिखित कानूनन गारंटी चाहिए। धीरे धीरे आप लोग विषयांतर होते चले गए। ये एक लिखवा दे। एमएसपी में बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो मांगे मान रहे हैं वो पूर्णतः ही गलत है। आपके लिए कानून बनाया, आपको बोलने का हक है। आप लोग कभी 9 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे हैं। वहां पर खेलो हरियाणा खेलने के लिए तो नहीं बैठे ना आप लोग। मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ने आपसे 11 दौर की बातचीत की, आप आखिर में आपके गेंद में, आपके पाले में गेंद छोड़ दिया। तोमर साहब ने कह के कि हमने अपना मसौदा दे दिया, आप अपना मसौदा दीजिए। तोमर साहब ने आपसे ये भी कहा कि कहीं पर कुछ आशंकाएं अगर हैं, आप संशोधन चाहते हैं, हम आपके साथ बैठकर संशोधन करने को राजी हैं। फिर ये एक मुझे हर धर्मिता सर दोनों तरफ से दिख रही है।
अगर आप सरकार को हठधर्मी कह रहे हैं तो क्या आप कम हठधर्मी हैं? आपको जहां जहां पर आशंकाएं हैं आप वहां संशोधन के लिए बैठिए। अगर उस टेबल पर बात नहीं बनी उसके बाद क्या आंदोलन आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो वहां पर विषय डिस्कस हुए और उसके अंदर सरकार सहमत थी, अगर सरकार इसी मध्य ये बात जो आप कह रही है तो सरकार कहने का अधिकार रखती थी कि जो ये शंकाएं उन्होंने उठाई थी, साहब ने कहा है हमने ये शंकाएं, एक मिनट, हमने ये शंकाएं ये लिखित में कर दिया, इनका समाधान कर दिया और बाकी का मतलब ये किसान हठधर्मिता करते हम मार लेते। एक भी अगर उसके बाद 1 इंच भी अगर ये सरकार टली हो, अगर कानून तो वापिस नहीं होंगे। आपकी बात बड़ी करो, लेकिन आप ये कह रहे कि शंकाएं दूर करेंगे। हमने किसानों ने शंकाएं बताई, एक शंका का समाधान करके लिखित में कोई ऑर्डर निकाल दिया हो, आप बता दीजिए। नहीं, लिखित में तो कुछ नहीं दिया। तो फिर बताइए, अगर ये किसानों के लिए कानून है फिर ये किसानों का किसानों का एक मिनट किसानों के 20 सेकंड, ये जो किसानों के लिए प्रोडक्ट आएगा, अगर कोई बीच में बोलेगा तो उसको 10 सेकंड भी नहीं। राजवन डाइनवाल 20 सेकंड, बीच में बोलने वालों का नंबर ही नहीं आएगा। राजवन डाइनवाल 20 सेकंड, डिसाइड कीजिएगा। राजवन डाइनवाल 20 सेकंड। एक झूठ बोला गया, वो झूठ एक मिनट इनको चुप तक कीजिए। देखिए अनामिका जी, एक चीज सबसे पहले आत्रे जी एक ने सवाल राज्यसभा पे किया था। 20 सेकंड। आत्रे जी ने राज्यसभा में एक सवाल किया था कि हमने संविधान के अनुसार संविधान, तो क्या अपने अंतरात्मा से या लोगों को एक बार ये जरूर बताएं क्या राज्यसभा में इनके आंकड़े पूरे हैं? दूसरी एक चीज ये कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि ये इनकी बात मानने लायक नहीं है। ठीक है, क्या अब बीजेपी तय करेगी कि कौन सी चीज हमारे अनुसार है? मतलब जो लोग अगर विरोध प्रदर्शन नहीं है, आज हमें बीजेपी के प्रवक्ता जी के मुंह से ये बात सुनने को मिल गई है, इनको परवाह नहीं है। और दूसरी बात मैं कह दूं, अगर जब जब अन्याय होगा किसी भी समाज के किसी भी हिस्से के साथ अन्याय होगा, तब तक कांग्रेस खड़ी रहेगी। बहन जी, पहली बात तो यह किसान नेता ये कह रहे हैं जी कि हमें लिखित में नहीं दिया कि आपके शंका को निर्मूल करेंगे, जबकि खुद किसान नेताओं ने आखिरी वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि सरकार ने हमें कहा है कि आपकी 12 शंकाओं का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं बिल वापसी हो। जब वो खुद नेता मान रहे थे, अगर आप अपनी सहमति देते सरकार नहीं, लिखित में तो नहीं दिया ना आपने। अरे बहन जी, लिखित में सभी देते सहमति प्रकट कर रहे हैं। नंबर एक जैसे कई बिल आए हैं, ऐसे ही MSP का भी बिल लाना पड़ेगा, लिखित में देने का कोई अर्थ नहीं है। नंबर 2, राज्यसभा में अगर ये कहते हैं कि ध्वनि मत से पास हुआ, ध्वनि मत का मतलब होता है कि 20 सेकंड का मतलब पता होना चाहिए आपको। उनके नहीं थे। अरे तो इनका इसका मतलब क्या है? अपना एजेंडा स्थापित करने की कोशिश कर रही है बीच में। ध्वनि मत का मतलब है 100% लोग उनके साथ थे राज्यसभा में, लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज एक बार फिर किसान आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला। परवाह ही नहीं है जब ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार इस आंदोलन को इस नजर से देखेगी तो फिर इसका समाधान करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी, इसी सवाल का जवाब कल फिर ढूंढेंगे। नमस्कार।